बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 345 मुलाहिज़ा फरमाएं। मुझे उम्मीद है कि जब रात गए हम लोग हैदराबाद से वापस लौटेंगे तो तुम अपनी साइल के साथ हमारा इस्तकबाल करोगे। खुदा आपकी ज़बान मुबारक करे। बेइख्तियार मेरी ज़बान से निकला विश यू गुड लक। उसने खुलूस से दिल से कहा। टेलीफोनिक रब्ता मुनक़ते होने के बाद मैंने सवालिया नज़र से शहजाद को देखा। हाँ भाई, मिनाज साहब ने तुम्हें क्या हदायत दी हैं? मैंने इज़्तिरारी लहजे में दरियाफ्त किया। वो बोला, हमें फौरी तौर पर इस बंगले से निकलना है। हम फैसल को अपने साथ लेकर जाएंगे, बाकी सबको यहीं छोड़ देंगे। लेकिन जाएंगे कहाँ? तफसील में तुम्हें यहाँ से निकलने के बाद बताऊंगा। वो अफरा तफरी की कैफियत में बोला, हम बंद वैन में जाएंगे। हुंडा सिविक इसी बंगले पर खड़ी रहेगी। जरा रुककर उसने इजाफा किया, मैं फैसल को ला रहा हूँ। वैदान, तुम वैन की ड्राइविंग संभालो, चाबियां वो रखी हैं। उसने बेज की जानिब इशारा किया। अगर हम बड़े इजी के हालात से गुजर रहे होते तो मैं पूरी बात सुने और अपनी तसल्ली किए बगैर वहां से कदम ना निकालता। एक तो शहजाद मेरे भरोसे का आदमी था, दूसरे वहां रुकना इंतहाई खतरनाक था। इसलिए मैं चाबियां उठाकर वैन की तरफ बढ़ गया। मिनाज बाकर ने शहजाद को भी जो स्कीम बताई होगी वो मेरे फायदे के लिए ही होगी। अब तक मिनाज ने एक मुखलस और पुरखुलूस बुजुर्ग का किरदार अदा किया था। मैं एक मरतबा फिर उसी वैन में आ बैठा जिसमें फैसल को उस बंगले तक पहुंचाया गया था। वो वैन एक छोटे ट्रक से मुशाबा थी जो बार बर्दारी के लिए इस्तेमाल होती थी। नीले रंग की इस वैन के सामने वाले हिस्से पर सुर्ख रंग से बड़ा बड़ा प्रेस लिखा हुआ था। हमने इस वैन के अगबी बंद हिस्से पर फैसले वाले संदूक को टावर से यहाँ तक पहुंचाया था। बेसिक्योरिटी गार्ड सोहेल की यूनिफॉर्म और हुलिये में था। शहजाद की बनिस्बतन मेरा ड्राइविंग करना ज्यादा महफूज होता। शायद इसी ख्याल के पेश नजर शहजाद ने मुझे ड्राइविंग सीट संभालने का मशवरा दिया था। थोड़ी देर बाद शहजाद फैसल को लेकर बंगले के बैरूनी हिस्से में आ गया। फैसल को उसने कंधे पर उठा रखा था। मैं उसकी मदद के लिए वैन से बाहर आ गया। उसी वक्त मैंने देखा शहजाद ने फैसल की कलाइयों को दोबारा उल्टी खतकड़ी में जकड़ दिया था। हम दोनों ने मिलकर मुगवी चौधरी ज़ादे को वैन के बंद हिस्से में मुंतकिल किया और दरवाजे को बंद करके लॉक कर दिया। चंद नमाज के बाद हमारी वैन बंगले से निकलकर मसरूफ सड़क पर आ गई। शहजाद ने बंगला छोड़ते वक्त मेन गेट को पूरी तरह खोल दिया था। मैंने अपनी रेस्ट वॉच पर निगाह डाली। शाम के 6 बज रहे थे। मैंने ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज रखते हुए शहजाद से पूछा, किस तरफ जाना है? सीधा मिनाज साहब के दफ्तर। तफसील क्या है? मैंने सनसनीखेज लहजे में इस्तफसार किया। वो बताने लगा, निसार पार्क के नजदीक ही एक नई बिल्डिंग तैयार हुई है। उस बिल्डिंग में DHA के मुलाजमीन को मुफ्त रिहाइश दी जा रही है। हमारे अखबार में एक साहब फोटोग्राफर है, उनकी अहलिया किसी कॉलेज में लेक्चरार है। इसी बुनियाद पर एक फ्लैट उन्हें भी अलाट हुआ है। उन लोगों ने अभी वहाँ शिफ्ट नहीं किया। वैसे भी बिल्डिंग में अभी तक 8-10 फ्लैट ही आबाद हुए हैं। मज़कूरा फोटोग्राफर का नाम तारक वसीम है, जो इन दिनों अपनी फैमिली के साथ शुमाली इलाका जात की सैर को गया हुआ है। मिनाज साहब ने मुझे बताया उनके फ्लैट की चाबियां इधर दफ्तर में रखी हुई हैं। हम वहाँ इसी मकसद से जा रहे हैं। ये बिल्डिंग एक तरह से अभी गैर आबाद ही है, ज्यादा हमारी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा। वैसे भी हमें बमुश्किल 1 घंटे के लिए किसी महफूज पनाहगाह की तलाश है। उस फ्लैट से ज्यादा मौजू मुकाम और कोई नहीं हो सकता। मैंने पूछा, और उस बंगले का क्या होगा जिसे हम जूं का तू छोड़ आए? मिनाज साहब बहुत दूर अंदेश और समझदार आदमी हैं, शहजाद ने संजीदगी से कहा। उन्होंने बंगले का मसला बड़े मुंतकी अंदाज में हल कर दिया है। वो मुंतकी हल मुझे भी तो बताओ। मेरी आवाज में तशवीश थी। उसने बताया, उन्होंने कहा है वो हमारे बंगले से निकलने के ठीक 15 मिनट बाद मुतलका थाने में फोन करके इतला देंगे कि उनके नामुकम्मल बंद बंगले में चंद शरपसंद दहशतगर्द घुस आए हैं और पता नहीं वो लोग वहाँ क्या कर रहे हैं। लिहाजा पुलिस को चाहिए कि वो मौके पर पहुंचकर तफ्तीश करे और जराइम पेशा अफराद को हिरासत में लेकर उनके साथ इंसाफ करे। शहजाद सांस लेने के लिए चंद साथ को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, पुलिस वालों के लिए मिनाज साहब कोई अजनबी नहीं है, इसलिए फौरी कार्रवाई की तवक्को की जाती है। मिनाज साहब ने अपने जनरल मैनेजर बख्तियार कामिल को खुसूसी हिदायत दी है कि उनकी गैर मौजूदगी में वो पुलिस वालों से निपटे। पुलिस वालों को भी बख्तियार साहब के बारे में बता दिया जाएगा। मैंने बंगले से बाहर आते वक्त दोनों जख्मियों को बंदिशों से आजाद कर दिया है। उन लोगों का बास मुतलिक बेहोश पड़ा है। मुर्दे तो कुछ बोल नहीं सकते, अलबत्ता पुलिस जख्मियों की जबान खुलवाने के लिए अपना पूरा जोर मारेगी। और तुम जानते वो ये तो नहीं कहेंगे कि उन्होंने किसी फैसल की तलाश में इस बंगले पर चढ़ाई की थी। मिनाज साहब ने पुलिस को बताया कि वो बंगला बंद था। इस सूरत हाल में हमलावरों को कोई जवाब नहीं बन पाएगा। वहाँ का नक्शा देखकर पुलिस पर वाज़ेह हो जाएगा कि 2 मुखालिफ पार्टियों में कोई जबरदस्त मार्का हुआ है। फिर बंगले के अगम में हमलावरों की 2 गाड़ियां खड़ी हैं। रेंज रोवर और GTO 15 उन लोगों के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर देंगी। ऊपर से मिनाज साहब अपने ताल्लुकात का भी इस्तेमाल करेंगे। बख्तियार साहब बड़े तेज आदमी हैं। नामालूम हमलावरों को मुसीबत पड़ जाएगी और यह भी मुमकिन है पुलिस की आमद से पहले उनमें से कोई बंगले से निकलने की कोशिश करे। मैंने बंद वैन को खुली सड़क पर दौड़ाते हुए कहा, ऐसी सूरत में वो लोग और ज्यादा मुश्किल में फंस जाएंगे। शहजाद ने ख्याल आराई की, इस नौयत की कोशिश उन 2 जख्मियों में से कोई कर सकता है। वो बिलफर्ज बंगले से बाहर आ भी जाते हैं तो मोटरसाइकिल या जीप ड्राइव करना उनके बस का खेल नहीं है। मेरा ख्याल है वो ऐसी किसी सही के दौरान ही में पुलिस के हत्थे चढ़ जाएंगे।
वो एक लम्हे को मुतवक्किफ हुआ, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला, और अगर वो मफरूर किसी किस्म की बैरूनी मदद लेकर वापस लौटता है तो ये सोने पर सुहाग वाली बात होगी। पुलिस को उन लोगों के खिलाफ एक मजबूत केस बनाने में आसानी हो जाएगी। पुलिस उन बदमाशों के मुकाबले में मिनाज साहब की बात को ज्यादा मोतबर जानेगी, क्योंकि वारदात इनके बंद बंगले में हुई है। वो लोग किसी फैसल या वैदान का जिक्र अपनी जबान पर नहीं लाएंगे। ऐसी सूरत में ना सिर्फ पुलिस बल्कि उनके बड़े भी उनके दुश्मन हो जाएंगे। लिहाजा हम हर हवाले से सेफ साइड पर हैं। शहजाद की बातों में बहुत वजन था और मिनाज साहब ने भी एक भरपूर हिकमत अमली का मुजाहरा किया था, लेकिन मेरा दिल जाने क्यों मुतमईन नहीं हो रहा था। मैं किसी फैसले पर पहुंचने के लिए तेजी से सोचने लगा। साहिल और फैसल वाला मामला इतना नाजुक हो चुका था कि मैं किसी किस्म का रिस्क लेने को तैयार न था। बेरूर चौधरी नवाजिश के हसास गोशों के तबादले में बहुत कम वक्त रह गया था और मैं नहीं चाहता था इस कलील मुद्दत के लिए मैं किसी और पनाहगाह में जा बैठूं। मुझे सोच में डूबा और खामोश देखकर शहजाद ने पूछा, वैदान तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है? मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, शहजाद मैं मिनाज साहब के मंसूबे पर अमल करने का इरादा नहीं रखता। क्या मतलब? वो चौंक कर मुझे देखने लगा। मैंने वजाहत करते हुए कहा, 6 कब के बज चुके हैं, 7 बजने में ज्यादा वक्त नहीं। मैं किसी फ्लैट में छुप कर बैठने से बेहतर समझता हूँ कि घूम फिर कर ये वक्त गुजार लिया जाए। वैसे भी हमें तयशुदा वक्त से थोड़ा पहले ही पार्क के अंदर जाना चाहिए। लिहाजा तारिक वसीम के फ्लैट को तुम भूल जाओ, लेकिन हम मिनाज साहब के दफ्तर जरूर जाएंगे। जब उस फ्लैट को इस्तेमाल नहीं करना तो फिर वहां जाने की भी क्या जरूरत है? उसकी उलझन में इजाफा हो गया। दफ्तर तो हम फ्लैट की चाबी लेने जा रहे थे। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, अब हम वहां गाड़ी बदलने जाएंगे। गाड़ी बदलने? मैं समझा नहीं। मैंने कहा, यह मत भूलो कि हमलावरों में से एक शख्स फरार होने में कामयाब हो गया है। वो इस बात का चश्मदीद गवाह है कि हमारे बंगले पर एक लाइट ग्रीन हुंडा सिविक और एक नीली वैन खड़ी थी। उसने वापस अपने कैंप में पहुंचकर इन गाड़ियों के बारे में जरूर बताया होगा। लिहाजा वैन में सफर हमारे लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। ओह, इस तरफ मेरा ध्यान नहीं गया था। शहजाद ने तशवीश भरे लहजे में कहा, हमें पहली फुर्सत में इस नीली वैन से निजात हासिल करना होगी और इससे पहले फैसल को होश में लाना बहुत जरूरी है। मैंने मुरब्बियाना लहजे में कहा, इसी आवाज में आ जाना चाहिए ताकि तबादले के वक्त वो नॉर्मल नजर आए। हम मिनाज साहब के दफ्तर से गाड़ी तब्दील करेंगे और वापस मजकूरा पार्क की तरफ चल पड़ेंगे। क्या फौरी तौर पर हमें वहां से कोई गाड़ी मिल जाएगी? यकीनन मिल जाएगी, वो पूरी यकीन लहजे में बोला। और कोई ना भी दस्तयाब हुई तो दफ्तर की हाई रूफ तो जरूर मौजूद होगी। हम उस गाड़ी में पहले भी एक मिशन सर कर चुके हैं। तुम ग्रीन हाई रूफ की बात कर रहे हो? बिल्कुल वही, उसने मेरे ख्याल की तायद की। मैंने कहा, ठीक है, वो एक मुबारक और खुशबख्त गाड़ी है। हमने उसे इस्तेमाल करते हुए गुलिस्ताने जोर वाली कामयाबी हासिल की थी। फिर मैंने वैन की रफ्तार कम करते हुए कहा, मैं वहाँ मेडिकल स्टोर के सामने गाड़ी रोक रहा हूँ, तुम मिनरल वाटर की 2 बोतलें ले आओ और वैन के अकबी हिस्से में पहुंचकर फैसल को बेदार करने की कोशिश करो। इसकी हथकड़ी खोलने की फिलहाल जरूरत नहीं। दफ्तर पहुंचने से पहले इसे बाकायदा होशो आवास में आ जाना चाहिए। मैं बदस्तूर ड्राइविंग जारी रखूंगा। फिर मैंने सड़क के किनारे एक महफूज मुकाम पर वैन रोक दी। शहजाद ने मेरी हिदायत पर अमल किया और मेडिकल स्टोर से मिनरल वाटर की 2 बोतलें खरीद लाया। मैंने वैन को उस जाविये से रोका था कि शहजाद के अकबी हिस्से में सवार होने की तरफ किसी की निगाह ना जाती। जब शहजाद ने वैन के अंदर पहुंचने के बाद अकबी दरवाजा बंद किया तो मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आइंदा 15-20 मिनट में हमने गाड़ियों की तब्दीली वाला मरहला तय कर लिया। निसार शहीद पार्क एक पुरफज़ा तफरीह मुकाम है। शाम के वक्त वहाँ खुशहाल और सेहत अफजा चेहरों की बहुतात देखने में आती है। ज़ौकीन अफराद हसीन और दिलकश सूरतों के नज़ारे से तस्कीन पाते हैं। मतलाशी तबे लोगों के लिए वहाँ बहुत कुछ है। इसी पार्क के कोने में बच्चों की तफरीह के लिए एक साफ सुथरा माहौल भी मौजूद है, जहाँ का सिक्योरिटी निज़ाम तसल्ली बख्श है। पार्क में दाखिले के वक्त भी गार्ड बाकायदा तलाशी लेते हैं। इस वक्त शाम के 6:30 बजे थे। ग्रीन हाई रूफ तेज रफ्तारी से अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा थी। शहजाद ड्राइविंग कर रहा था। फैसल हम दोनों के दरमियान सैंडविच बना बैठा था। उसकी कलाइयां हथकड़ी की गिरफ्त से आजाद नहीं की गई थी। ये नए काम उस वक्त सरअंजाम दिया जाता जब गाड़ी से निकालकर उसे पार्क में ले जाया जाता। हथकड़ी की चाबी मेरी जेब में महफूज थी। जब से मैंने उसे बताया था हम उसे चौधरी नवाजिश के बंदों के सपुर्द करने जा रहे हैं, वो खासा शांत हो गया था। वैसे भी हमने उसके साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया था, इसलिए वो हमारी बात पर यकीन करने के लिए मजबूर था। अलबत्ता साहिल के हवाले से मैंने उसे कुछ नहीं बताया था। वो इस ख्याल से मुतमईन था कि हम उसकी जान छोड़ने वाले हैं। उसके बावजूद भी हम उसकी तरफ से बेएहतियात नहीं थे। वो किसी वक्त भी कोई गुल खिला सकता था। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसे मैं किसी भीड़ भाड़ के बगैर नहायती खामोशी से पाए तकमील तक पहुंचाने निकला था। ज्यादा फैलाव से ये मामला बिगड़ जाता। मिनाज बाकर के दफ्तर से रवाना होने से कबल बहरे शहजाद के साथ आइंदा का लाए अमल तय कर लिया था। इसे पार्क से बाहर गाड़ी में मौजूद रहना था, जबकि मैं फैसल को अपने साथ पार्क के अंदर ले जाता। इस पार्क में दाखिले के लिए कई गेट हैं। हमने एक ऐसे गेट का इंतखाब किया जिधर ना होने के बराबर रश होता है। ज्यादा हुजूम बच्चों वाले हिस्से में होता है। वैसे किसी भी गेट में दाखिल हूँ, चौबी कछुए का किंग साइज सर तकरीबन पार्क के वस में वाक़ है, इसलिए फासला कमोबेश एक जितना है।
मैं एक सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी में था, इसलिए सोहेल के हुलिये में मेरी शिनाख्त के इम्कानात ना होने के बराबर थे। शहजाद पार्क के बाहर मेरा इंतजार करता। अगर मुगवी अफराद का तबादला बासहूलत हो जाता तो मैं आधा घंटा पार्क में गुजारने के बाद शहजाद के पास आ जाता। फिर हम साहिल के साथ मीनार साहब के बंगले की जानिब रवाना हो जाते। किसी अपसेट की सूरत में शहजाद को फौरन पार्क के अंदर पहुंचाना था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि पार्क के अंदर किसी हंगामी सूरत का इम्कान पैदा नहीं हो सकता। वहाँ का सिक्योरिटी निज़ाम काबिल तहसीन था। असले के नाम पर हमारे पास 2 कलाशनकोव थी जो ग्रीन खाई रूफी में छोड़ना थी। ये वापसी के सफर में किसी इमरजेंसी की सूरत में हमारे काम आती। पार्क के अंदर असला ले जाने की ममानियत थी। हमने सपहर में 2 सादा लिबास सिक्योरिटी गार्ड्स को पार्क रवाना कर दिया था, जिनमें से अब्बास के पास रिवाल्वर और जमर्द खान के पास टीटी पिस्तौल था। लेकिन थोड़ी देर बाद शहजाद के पास बनात खान का फोन आ गया कि वो असला अंदर नहीं ले जाने देंगे। ये दोनों हथियार लाइसेंस याफ्ता थे जो सिक्योरिटी गार्ड बनात खान ने अपने पास जमा कर लिए थे। ताम पार्क के अंदर उसने खार नौयत की हिफाजती ताउन का यकीन दिलाया था और हमारी ज़रूरत के मुताबिक उसने पार्क के मुतलका हसास हिस्से को अपनी निगाह का मरकज बना लिया था। गोया पार्क के अंदर हमें इफराती कुव्वत पर ही भरोसा करना था। यकीनन यही सूरत हाल दूसरी पार्टी के लिए भी होगी। 6:45 पर मैंने पार्क से थोड़े फासले पर गाड़ी रुकवा ली। शहजाद ने गाड़ी रोकने के बाद सवालिया नजर से मुझे देखा। मेरे ये इक़दाम उसके लिए खिलाफ तवक्को था। मैंने मानी खेज लहजे में कहा, वो सामने पब्लिक कॉल ऑफिस है, मैं वहां से वजदान को फोन करूंगा। चौधरी नवाजिश को इतला तो दे दें कि हम उसके लखते जिगर को ले आए हैं। वजदान ने मुझे हिदायत की थी कि मतलूबा मुकाम पर पहुंचने से पहले मैं उसे फोन करूं। मेरी कॉल के बाद वजदान मौजू रखा वाली में चौधरी नवाजिश से राब्ता करेगा। मैं चूंकि सोहेल के रूप में था, इसलिए फैसल के सामने वजदान के रूप में बात नहीं कर सकता था। ताम शहजाद अपनी अकलमंदी के बल पर मेरी बात की तह तक पहुंच गया। उसने गहरी संजीदगी से कहा, जरा जल्दी आ जाना सोहेल, हमारे पास वक्त बहुत कम है, अभी 5 मिनट में आया। मैं ये कहते हुए गाड़ी से उतर गया। फैसल ने नफरत अमेज नजर से मुझे देखा। उसकी इस निगाह के 2 असबाब थे। नंबर 1, शहजाद ने गाड़ी के अंदर रहते हुए फैसल को गन पॉइंट पर रख लिया था, उसके बावजूद भी कि उसे उल्टी हथकड़ी लगी हुई थी। नंबर 2, वो मेरे हवाले से बहुत खार खाए बैठा था। मैंने उसके साथ एक खेल खेल कर उससे उसके एक अहम आदमी का नाम, पता और टेलीफोन नंबर उगलवा लिया था। अपनी रिहाई के झांसे में आकर उसने मुझे किसी J.D. मलिक के बारे में तफसील से आगाह कर दिया था। अगर उसका बस चलता तो वो मुझे कच्चा खा जाता। हमने पिछले कुछ अरसे से उसे बेबस बना रखा था। उसकी रिहाई में अब चंद मिनट बाकी रह गए थे। ये तकलीफ दे असेरी उसे झुंझलाहट में डाल रही थी। मेरे पीसीओ में आने के बाद रखा वाली की चौधरी नवाजिश अली को फोन खड़का दिया। चौधरी के लिए मेरे दिल में बहुत गुस्सा था। थोड़ी देर पहले मिनास बाकर के नामुकम्मल बंगले पर जो वाकयात पेश आए थे, मैं उसका जिम्मेदार बिल वास्ता या बिला वास्ता चौधरी ही को समझता था, इसलिए उसकी गोशुमाली जरूरी थी। चौधरी जब ऑनलाइन हुआ तो मैंने नॉन स्टॉप खरी खरी सुनाई। फिर उसके ताज़ा तरीन करतूत का जिक्र किया और कहा, चौधरी तुम्हें एहसास नहीं तुमसे कितनी संगीन गलती सरजद हुई है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। उसने सफाई पेश करने की कोशिश की। गलतफहमी के बच्चे, मैंने कतरे कलामी करते हुए कहा, मैंने तुम्हारी मुनाफकाना बकवास सुनने के लिए फोन नहीं किया। वो फुनकारा, लेकिन उस फुनकार में वो ताकत ना थी जो हमेशा से उसका खासा रही थी। चढ़ी हुई सांस के दरमियान उसने कहा, मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ, मुझे इस वाक़े का इल्म नहीं। फिर तुम अपने उस नाजायज अंडे से पूछो। मेरा इशारा शोएब खोरी की तरफ था। अगर इस वाक़े के पीछे तुम्हारा हाथ नहीं तो फिर वो लोग CFK से ताल्लुक रखते होंगे। उनके सरगुना ने 2-3 बार फैसल का जिक्र किया था। फैसल का तलबगार तुम दोनों के सिवा और कौन हो सकता है? वो कदरे नरम पड़ते हुए बोला, मैं भी शोएब को फोन करता हूँ, ये तुम्हारा मसला है। मैंने बेरुखी से कहा। उसने पूछा, मैं फैसल के बारे में जानना चाहता हूँ। फैसल गुज़िश्ता आधे घंटे से पार्क के अंदर मौजूद है। मैंने उसे चक्कर दिया, लेकिन ठीक 7 बजे उसे तयशुदा मुकाम पर लाया जाएगा। तुम्हें शोएब गोरी या J.D. मलिक से इतला मिल जाएगी। J.D. मलिक? उसे इस अंदाज में दोहराया जैसे बिजली के नंगे तार को छू लिया हो। तुम उस शख्स को कैसे जानते हो? चौधरी की इज़्तिराब से मुझे ये अंदाजा लगाने में किसी दिक्कत का सामना नहीं हुआ कि मज़कूरा शख्स उसके लिए बहुत अहम था। मैं तवक्को भी यही कर रहा था। मैंने उसे अंधेरे और तशवीश में रखने की खातिर कहा, चौधरी मैं हरामजादू की एक तवील फहरिस्त हमेशा अपने साथ रखता हूँ, तुम मेरी मालूमात को चैलेंज करने के चक्कर में ना पड़ो। उसे जैसे सांप सूंघ गया। 5 सेकंड के वक्फे के बाद वो कमजोर सी आवाज में मुस्तफसर हुआ। फिर भी मैंने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए पूछा, मैं तुम्हें फैसल के पार्क में पहुंचने की खुशखबरी सुना चुका हूँ, तुम मेरी साहिल के बारे में कुछ नहीं बताओगे? मेरी बात खत्म हुई थी कि टेलीफोन एक सिलसिला मुनक़ते हो गया। ये सिलसिला मैंने खत्म नहीं किया था, मैं कर ही नहीं सकता था। मैंने तो चौधरी से एक ऐसा सवाल किया था जिसका जवाब सुने बगैर मैं फोन बंद करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। यकीनन चौधरी ही ने रिसीवर क्रैडल किया था। मेरे लिए ये खिलाफ तवक्को और आउट रूट बात थी। मैंने चश्मे ज़दन में दोबारा उसी का नंबर डायल किया, लेकिन अंगेज टून से वास्ता पड़ा, जिसका वाज़े मतलब यही था कि अब रिसीवर हटा कर रख दिया गया था या फिर उसके फोन में कोई फॉल्ट पैदा हो गया था। बहरहाल ये एक परेशान कुन सूरत हाल थी।
मेरी झुंझुलाहट को देखते हुए पीसीओ वाला मेरी तरफ मुतवज्जो हो गया और शाइस्तगी से बोला, सर क्या मसला है? लाइन कट गई है। मैंने बेजारी से कहा, बात पूरी नहीं हो सकी। कोई बात नहीं सर, आप दोबारा ट्राई कर लें। वो मेरी सेकंड ट्राई से वाकिफ नहीं था, शायद इसलिए ये मशवरा दे रहा था। मैंने उकताहट अमेज अंदाज में रेस्ट वॉच पर निगाह डाली। 7 बजने में सिर्फ 8 मिनट बाकी थे। अब मजीद किसी ट्राई के लिए गुंजाइश बाकी नहीं बची थी। ठीक 7 बजे मुझे पार्क के अंदर मुकर्रर मुकाम पर होना चाहिए था। मैंने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अपने बटुए से कॉल की अदायगी की और पीसीओ वाले के मुफीद मशवरे के जवाब में सिर्फ इतना कहा, इट्स ओके। पीसीओ से निकलकर गाड़ी की तरफ आते हुए मेरा जहन बर्क रफ्तारी से सोच रहा था। चौधरी के हालिया रवैये ने मुझे तज़ब्ज़ब में डाल दिया था। जो भी गड़बड़ हुई थी उसकी तरफ से हुई थी। वो मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन क्यों? ये सवाल किसी नाग की तरह फन फैलाए मेरी सोच के मुख्तलिफ जावियों को डस रहा था और बार बार एक ही जवाब उभर कर सामने आ रहा था, और वो ये कि चौधरी की नीयत में कोई फतूर पैदा हो गया था। क्या फतूर, ये फौरी तौर पर समझ में नहीं आ रहा था। अब मुझे यकीन हो चला था कि आज खुद रिसीवर क्रैडल कर दिया गया था। मेरे ज़हन ने मुझसे पूछा, अगर चौधरी खिलाफ मामूल जा रहा है तो क्या मुझे तयशुदा प्रोग्राम पर अमल करना चाहिए? इस खतरनाक सवाल का यही जवाब था, नहीं। मैं इसी अधेड़ बुन में गाड़ी के नजदीक आ गया और फिर गाड़ी के अंदर बैठने से कबल मैं एक फैसले पर पहुंच गया। मैंने फैसल के बराबर वाली सीट संभाल कर दरवाजा बंद किया तो शहजाद ने मुस्तफसराना अंदाज में मुझे देखते हुए पूछा, क्या प्रोग्राम है सुहेल, आगे बढ़े या? वो मेरे चेहरे से उम्मीदा उलझन तक पहुंच गया था, इसलिए उसने सवालिया अंदाज में अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैंने तामिल करते हुए कहा, वजदान से मेरी बात हो गई है। थोड़ी देर पहले उसने चौधरी नवाजिश से राब्ता किया था। हमें आगे तो बढ़ना है, लेकिन प्रोग्राम में थोड़ी तब्दीली करनी पड़ेगी। मसलन कैसी तब्दीली? शहजाद ने गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए पूछा। मैंने मानीखेज लहजा इख्तियार करते हुए कहा, ताज़ा तरीन हदायत के मुताबिक फैसल को पार्क के अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे पास गाड़ी में रहेगा और मुझे उम्मीद है शराफत से रहेगा। मैंने लम्हा भर को रुक कर फैसल की तरफ देखा, फिर शहजाद की जानिब मुतवज्जो होते हुए अपनी बात मुकम्मल कर दी। मैं अकेला पार्क के अंदर जाऊंगा, फिर जब चौधरी नवाजिश के बंदे तयशुदा मुकाम पर पहुंच जाएंगे तो मैं उनसे मामला तय करूंगा। उसके बाद मैं उन लोगों को अपने साथ लेकर यहाँ आऊंगा और फैसल को हथकड़ी से आज़ाद करने के बाद उनके हवाले कर दिया जाएगा। वहीदान ने सख्ती से हिदायत की है कि मैं अपनी तसल्ली किए बगैर उन लोगों को फैसल के पास ना लेकर जाऊं। तो मेरा मतलब समझ रही हो ना? उसने इस बात में सर हिलाया और बोला, अच्छी तरह समझ रहा हूँ। वहीदान बहुत ही टेढ़ा आदमी है। वो जब तक अपने मुतालबे की अमली शक्ल को आंखों से नहीं देख लेगा उसकी तसल्ली नहीं होगी। मेरा ख्याल है वो चौधरी पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर रहा। वहीदान ने भी मुझे बताया है कि चौधरी हाथ पांव जोड़कर उसका मुतालबा मानने को तैयार है। मैंने कहा, फैसल को वो जिंदगी की हर मसले पर फोकियत दे रहा है, लिहाजा किसी बदमजगी का अंदेशा नहीं है। उधर चौधरी के बंदों ने साहिल को वहीदान के हवाले किया, इधर हम फैसल को उनकी तहवील में दे देंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। शहजाद ने कहा, सुहेल तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं फैसल को संभाल लूंगा। वैसे ये खासा समझदार बंदा है। खुश असलूबी से निमटते हुए इस मामले के इख्तिताम पर यह कोई गंद नहीं करेगा, और अगर इसने ऐसी कोई कोशिश की तो मैं इसे पछताने का मौका भी नहीं दूंगा। बात के इख्तिताम पर शहजाद का लहजा खासा संगीन हो गया था। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, ऐसी कोई सूरत पेश नहीं आएगी। फिर मैंने खास तौर पर फैसल को सुनाने की गर्ज से कहा, पार्क के अंदर और बाहर चारों तरफ हमारे मुसल्ला आदमी फैले हुए हैं जो किसी भी हंगामी सूरत में बेदरीग फायरिंग शुरू कर सकते हैं। बस हमारे एक इशारे की जरूरत है। फैसल खासा अक्लमंद नजर आता था। मौत के मुंह में जाने वाली कोई खमाकत नहीं करेगा। हम मज़कूरा पार्क पहुंच गए। मैंने एक मरतबा फिर अपनी रेस्ट वॉच पर निगाह डाली। 7 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। शहजाद ने गेट के करीब गाड़ी रोक दी। उस गेट के बाहर हम पहले ही फैसला कर चुके थे, इस तरफ ज्यादा रश नहीं था। शहजाद ने सड़क पर गाड़ी इस तरह खड़ी की कि किसी अचानक सूरत के पेश नजर हमें वहां से निकलने में किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। मैंने फैसल को राह मुस्तकीम पर रखने की खातिर विंड स्क्रीन के पार दूर तक निगाह दौड़ाई और फिर सर को ऐसे अंदाज में तफहीमी जुम्बश देता चला गया जैसे वहां के खुफिया बंदोबस्त का जायजा ले रहा हूँ। पूरी तरह मुतमईन होने की अदाकारी करने के बाद मैंने शहजाद से कहा, तुम गाड़ी में मेरा इंतजार करो, मैं अंदर की सूरत का जायजा लेकर आता हूँ। अच्छी बात है, वो गहरी संजीदगी से बोला। हम दोनों के दरमियान जबान से कम और आंखों से ज्यादा बातें हो रही थी। हमारे ये अंदाज फैसल से पोशीदा ना रह सका। मैं गाड़ी से निकलने लगा तो उसने बेयकीनी से कहा, तुम लोग फिर कोई चक्कर चलाने के मूड में तो नहीं हो? काफी देर के बाद उसने लब कुशाई की थी। कैसा चक्कर? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। वो बरहमी से बोला, सुहेल तुम पहले भी बेवकूफ बनाकर मुझसे एक आदमी जेडी मलक का ठिकाना और फोन नंबर मालूम कर चुके हो, अब भी तुम कोई चाल तो नहीं चल रहे? मैं तुमसे कोई गलत बयानी नहीं करूंगा फैसल, मैंने मुतहम्मिल लहजे में कहा। मैं तो हर वक्त कोई ना कोई चाल चलता रहता हूँ। यह अलग बात है वो चालाकी किसी के लिए नुकसानदेह नहीं होती। हाँ अलबत्ता अगर सामने वाला सियाना कौवा बनने की कोशिश कर रहा हो तो मैं उसे पटकने में एक लम्हे की भी ताखीर नहीं करता। तुमने मुझे 1 करोड़ रुपए का लालच देकर बोध के मुंह में धकेलने की साजिश की थी। मैं जैसे ही तुम्हारे जेडी मलक के पास पहुंचा वो मुझे बेबस बना देता।
फिर वो लोग मुझे ऐसी अजीतों से गुजारते कि मैं तुम्हारा पता ठिकाना उगलने पर मजबूर हो जाता, लेकिन मैंने तुम्हारी साजिश कामयाब नहीं होने दी और तुम्हारी चाल तुम ही पर लौटा दी। जुमले की इख्तिताम पर मैंने धमकी अमेज अंदाज में इजाफा करते हुए कहा, वजदान के साथ काम करने वालों को कभी बेवकूफ या कमजोर ना समझना। अगर मेरी ये नसीहत तुम्हें याद रही तो जिंदगी भर ऐश करोगे। बंगले पर पेश आने वाले हंगामी हालात के बारे में फैसल कुछ नहीं जानता था। इसी दौरान में वो गहरी बेहोशी में रहा था। वो यही समझ रहा था हमने डिलीवरी के लिए उसे बंगले से निकाला है। इस नसीहत के जवाब में वो मुझे घूर कर रह गया। मैंने शहजाद को मुखातिब करते हुए कहा, अगर फैसल किसी किस्म की कोई गड़बड़ फैलाने का इरादा जाहिर करे तो तुम बेदरीगी से भून कर रख देना। जब ये खुद ही जिंदा रहना ना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं। मेरे अल्फाज में सफाकी और संगीनी भरी हुई थी। शहजाद ने बड़ी वजह से मेरी बात को समझ लिया और बोला, सुहेल तुम मुतमईन होकर जाओ, मुझे उम्मीद है बदअमनी की नौबत नहीं आएगी। मैं ग्रीन हाई रूफ से निकलकर पार्क के गेट की जानिब बढ़ गया। जब मैं टिकट हासिल करने के बाद पार्क के अंदर दाखिल हुआ तो 6:58 हो रहे थे। बंदों के तबादले में सिर्फ 2 मिनट बाकी थे। मैं तेज कदमों से मतलूबा मुकाम की तरफ बढ़ने लगा। इस वक्त मेरे ज़हन और दिल की अजीब कैफियत हो रही थी। दिल साहिल की झलक देखने को मचल रहा था और जहन में एक ऐसी बिसात बिछी हुई थी जिसका हर मोरा लम्हा बलम्हा अपनी सूरत बदल रहा था। चौधरी से फोन पर होने वाली गुफ्तगू ने मेरे अंदर खलबली मचा दी थी। बार बार मेरे जहन में ये सवाल उभर रहा था कि चौधरी की नीयत में कोई फतूर पैदा हो गया है। फोन में कोई खराबी पैदा नहीं हुई, बल्कि चौधरी ने अलखुद रिसीवर रखा है। और फिर जब मैंने दोबारा रिंग करने की कोशिश की तो इससे पहले ही रिसीवर हटा कर रख दिया गया था। इन्हीं मुतज़ाद सोचों के साथ मैं आगे बढ़ता रहा। फिर मुझे वो मुकाम दिखाई देने लगा जहाँ पर एक किंग साइज चोबी कछुए की गर्दन इस्सादा है। वहाँ मुझे चंद बच्चे खेलते हुए नजर आए। एक बच्चा कछुए के सर को थाम कर उसकी गर्दन पर चढ़ बैठा था और हाथ के इशारे से किसी को अपने पास बुला रहा था। उसी वक्त नजदीकी घास पर बैठे हुए लोगों में से एक कैमरा बरदार शख्स बच्चे के करीब आया और उसकी तस्वीर बना दी। बच्चे फिर खेल कूद में मसरूफ हो गए। मैंने धड़कते हुए दिल के साथ रेस्ट वॉच को देखा। मेरी घड़ी की सुइयों ने 7 बजने का मंजिर दिखा दिया। मैंने बेकरारी से कछुए की सम निगाह दौड़ाई, लेकिन वहां साहिल का नामो निशान नहीं था। वही बच्चे आपस में अटकेलियां कर रहे थे। मैं गहरी तशवीश के घेरे में आ गया। इस वक्त साहिल और फैसल को इस मुकाम पर होना चाहिए था। फैसल को तो मैं गाड़ी में छोड़ आया था, लेकिन साहिल कहाँ गई? मैंने बेचैनी से गिरदो पेश में निगाह दौड़ाई। अगली लम्हे अब्बास और जमर्द खान मेरी नजर में आ गए। वो मतलूबा मुकाम से चंद गज के फासले पर टहल रहे थे। उन्होंने आपस में महदूद फासला रखा हुआ था ताकि किसी को शक न गुजरे। मैं शहजाद के दोस्त बनात खान को नहीं जानता था। मुमकिन है वो भी कहीं आस पास ही हो। जमर्द खान और अब्बास मुझे देख नहीं पाए थे। मैं फुवारे के नजदीक बने हुए एक स्टून की ओट में खड़ा था। वो अगर मुझे देख भी लेते तो मैं उनके लिए सुहेल था, उनका एक साथी सिक्योरिटी गार्ड। शहजाद ने उन दोनों को बंगले से रवाना करते वक्त सख्ती से हिदायत की थी कि अगर वो पार्क के अंदर कोई गैर मामूली सरगर्मी नोट करें तो हमें फौरन इतला दें। पता नहीं उन्होंने बंगले पर कोई फोन किया था या नहीं। वहाँ जो हालात पेश आए उन्होंने हमें किसी और तरफ ध्यान देने का मौका ही नहीं दिया था। मैं उस स्टून की आड़ में खड़ा चौकन्ना नजर से आसपास का जायजा ले रहा था। जब मजीद 2 मिनट तक मुझे साहिल की सूरत नजर न आई तो मैंने मैदान अवल में कूदने का फैसला कर लिया और स्टून की आड़ से निकलकर अपने आदमियों की तरफ बढ़ने लगा। चौधरी नवाज अली की कमीनगी और दरिंदगी मुझसे छुपी हुई नहीं थी। उसे किसी वक्त किसी भी चाल की तवक्को की जा सकती थी। उसकी तरफ से मेरा जहन मनफी ख्यालात से अटा पड़ा था। इस जखीरे में एक इम्कानी ख्याल कदरे बेहतर कंडीशन में था। मैं उसे अपनी खुशगुमानी भी कह सकता था, और वो ये कि मुमकिन है चौधरी भी मेरी तरह एहतियात से काम ले रहा हो। वो फैसले को सूरत देखे बगैर साहिल के सामने ना लाना चाहता हो। चौधरी नवाजिश से मेरी मुराद उसके एहकाम से थी। वो शैतान सिर्फ जागीरदार खुद तो इस वक्त मौजूद रखा वाली में बैठा हुआ था। यहाँ जो कुछ भी होना था उसकी हदायत के मुताबिक होना था। चौधरी का नेटवर्क उसकी मर्जी के खिलाफ कैसे जा सकता था? अब्बास से नजर मिली तो मैंने इशारे से उसे अपने पास बुला लिया। ताज़ा तरीन सूरत हालात के बारे में जानना बहुत जरूरी था। उसने मेरे नजदीक आकर पूछा, सुहेल शहजाद नजर नहीं आ रहा और अब तो 100 से ऊपर का वक्त हो गया है। मैंने कहा, शहजाद यहीं करीब में एक खुफिया मुकाम पर मौजूद है, तुम अपनी रिपोर्ट पेश करो। उसने कदरे खफगी अमेज नजर से मुझे देखा। शायद रिपोर्ट वाली बात उसे पसंद नहीं आई थी। वो रुतबे के एतबार से मुझे यानी सोहेल को अपने बराबर समझता था। जब ही छूटते ही उसने शहजाद के बारे में इस्तफसार किया। मैंने उसकी उलझन को दूर करने की गर्ज से कहा, मुझे शहजाद ही ने यह बात मालूम करने के लिए तुम्हारे पास भेजा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। वो कदरे मुतमईन होते हुए बोला, यहाँ पर सब खैरियत है। क्या तुमने या जमर्द ने इस दौरान में बंगले पर फोन किया था? उसने नफी में गर्दन हिला दी। इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। बनात खान कहाँ है? उसने एक वर्दी पोश सिक्योरिटी गार्ड की तरफ इशारा कर दिया। मैंने इस लम्हाती गुफ्तगू में आवाज को मजीद चौकन्ना और मोहतात रहने की ताकीद की और सेहतमंद सिक्योरिटी गार्ड बनात खान की जानिब बढ़ गया। इसी दौरान में मैं मुसलसल चोबी कछुए और उसके गिरदोनवा को भी निगाह में रखे हुए था। मैंने बनात खान के पास पहुंचने के बाद शहजाद के दोस्त की हैसियत से अपना तारुफ कराया और पार की सूरत के बारे में इस्तफसार किया। उसे जवाब देने से कबल सवाल कर डाला,
वो शहजाद की तरह। उसके साथ ही उसने मेरे अकम में दूर तक निगाह दौड़ाई। मैंने कहा वो पार्क के बाहर गाड़ी में मौजूद है, अगर जरूरत महसूस हुई तो अंदर भी आ जाएगा। उसके बाद मैंने अपना सवाल दोहराया। वो चलने में मुझे गहरी नजर से देखता रहा, फिर धीमे लहजे में बताने लगा, कोई बड़ी बात तो देखने में नहीं आई, सब कुछ मामूल के मुताबिक है। लेकिन मेरी उकाबी नजर ने 2 अफराद को ताड़ दिया है। वो वक्फे वक्फे से उस कछुए के पास आते हैं और खामोशी से दूसरी तरफ निकल जाते हैं। उनकी इस हरकत को किसी और ने नोट नहीं किया होगा। वो दोनों अफराद बताए यही शो कर रहे हैं कि दूसरे अफराद की तरह वो भी वहाँ तफरीह की गर्ज से आए हैं। लेकिन मैंने उनकी हरकत और सकनात में खासी तशवीश और सनसनी पाई है। मनात खान एक नहायत ही अहम इंकशाफ कर रहा था। इसका मतलब यही था हमारे दोनों सादा पोश गार्ड्स भी उन 2 अफराद की नजरों से पोशीदा नहीं रहे होंगे, क्योंकि वो भी मज़कूरा मुकाम ही की निगरानी कर रहे थे। मनात खान की तरफ से किसी का ध्यान नहीं जा सकता था, क्योंकि वो पार्क के सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म में था। इस हवाले से मुझ पर भी कोई तवज्जो ना देता। मैं भी इस वक्त सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी में था। मैंने मनात खान से अपने खदशे का इजहार किया तो वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। फिर मैंने निगरानी करने वाले पुलिसरार 2 अफराद के बारे में पूछा तो उसने खामोशी से 2 जानिब यके बाद दीगरे इशारा कर दिया। मैंने तजाइले अरफाना से उनका जायजा लिया। उनमें से एक दुबला पतला था और उसने नीले रंग का शलवार सूट पहन रखा था, जबकि दूसरा कदरे फरबा था। वो स्याह पतलून और ग्रे शर्ट में नजर आ रहा था। मैंने भी उनकी अदाओं से अंदाजा लगा लिया कि वो हमारे दुश्मन के आदमी थे। गोया दूसरी जानिब से भी मिलती जुलती चाल चली जा रही थी। मैंने बिनास खान से कहा, अगर मैं दमर्द खान या अब्बास से खुसर फुसर करूंगा तो यकीनी तौर पर इन मशकूक अफराद की निगाहों में आ जाऊंगा, लिहाजा तुम्हें मौका पाकर एक काम करना है। वो सवालिया नजर से मुझे देखने लगा। कैसा काम? काम बहुत आसान है। मैंने मशकूक अफराद और मुकामे कछुआ को नजर में रखते हुए कहा, और उसके बाद समझो तुम्हारी छुट्टी। तुमने हमारी जितनी मदद की उसका शुक्रिया। अब हमें तुम्हारे ताउन की मजीद जरूरत नहीं। बाद में शहजाद तुम्हें फोन पर तफसील से आगाह कर देगा। वो हक्का बक्का मुझे तकने लगा, फिर बोला, बोलो क्या काम करना है? मैंने कहा, तुम इन दोनों मशकूक अफराद की नजर बचाकर अब्बास या जमर्द खान से कहो कब इनकी निगरानी की जरूरत नहीं रही, ये काम मैं खुद कर लूंगा। वो हसास मुकाम से फासले पर चले जाएं और फ्रंट में आए बगैर अपने दुश्मन पर निगाह रखें। मेरा इशारा उस पतलून कमीज और शलवार सूट वाले की तरफ था। समझ गया सोहेल साहब, उसने फरमा बरदारी से कहा। फिर मुझे ऐसी नजरों से देखने लगा जैसे कुछ कहने का इरादा रखता हो। मैंने उसकी मुश्किल आसान करते हुए पूछा, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? बनात खान ने हिचकिचाते हुए कहा, मैंने शहजाद से किसी किस्म की तफसील नहीं पूछी थी। उसने सिर्फ इतना बताया कि उसके चंद आदमियों को तहफ्फुज की जरूरत है। मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ और पार्क में आने वाले हर शख्स को तहफ्फुज फराहम करना मेरी जिम्मेदारी है। मगर शहजाद ने जिस अंदाज में ताउन की दरख्वास्त की थी उससे मैंने अंदाजा लगाया कि कोई बहुत ही खास वाकया पेश आने वाला है। लेकिन अभी तक तो सब कुछ पुरस्कार और समझ में ना आने वाला है। आप हमको उसके बारे में कुछ बताओ। मैं टालने के लिए उसे एक उल्टी सीधी मुख्तसर सी कहानी सुना दी जिसमें उसका फायदा था और ना मेरा कोई नुकसान। वो मुतमईन होकर एक तरफ बढ़ गया। मैं एक चौबी बेंच पर बैठकर उस मुकाम का जायजा लेने लगा जहाँ चौधरी के बंदों ने साहिल को और मैंने फैसल को पहुंचाना था। वहाँ खेलने वाले बच्चों के सिवा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। अब मुझे तशवीश होने लगी। मैंने चौधरी नवाजिश को कड़ी ताकीद की थी कि ठीक 7 बजे साहिल को पार्क में पहुंच जाना चाहिए और उसने वादा भी किया था, मगर लगता था वादा खिलाफी पर वो उतर आया था। एक तरह से वादा खिलाफी मैं भी कर रहा था। हो सकता है मेरी तरह दूसरी पार्टी भी बेहद मोहतात हो। आइंदा 2 मिनट के अंदर अब्बास और जमर्द खान मेरी निगाह से ओझल हो गए। बनात खान ने उन्हें मेरी हिदायत पहुंचा दी थी। 1 मिनट बाद दुश्मन के निगरान भी गायब हो गए। एक लम्हे को मुझे यूं महसूस हुआ जैसे इस बड़े पार्क में मेरे सिवा और कोई भी ना हो। मैंने खुद को अंदर से तनहा पाया। मुझे समझने में एक लम्हे की देर ना लगी। कोई एहसास साहिल के वहां ना पहुंचने की वजह से थे। मैं बेचैन होकर यकलख्त बेंच से उठ गया। मुझे अपने पूरे वजूद में एक अनजाना सा इज़्तिराब फैला हुआ महसूस हुआ। मेरी छठी इस बता रही थी कि कोई गड़बड़ हो चुकी है। साहिल का वहां नाम पहुंचाया जाना खाली इल्लत नहीं था। इन हालात में मैं पार्क में ज्यादा देर रुककर इंतजार नहीं कर सकता था। मुझे फौरी तौर पर कोई कदम उठाना था। मैं इस बारे में सोच ही रहा था कि पार्क के बाहर फायरिंग की आवाज गूंजी। मैंने बेसाख्ता पलट कर उस समत में देखा। ये वही हिस्सा था जहाँ ग्रीन हाई रूफ में शहजाद फैसल के साथ मौजूद था। मेरा दिल उछलकर खल्क में आ गया। वहाँ कोई संगीन वाकया पेश आ गया था। मैंने एक लम्हे की ताखीर किए बगैर पार्क के गेट की तरफ दौड़ लगा दी।